हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अच्छी कंपनी की एनालिसिस करने वाला हूं। इसमें हम सब ये देखेंगे टेक्नो फंडा एनालिसिस कैसे करते हैं। बेसिकली उस कंपनी की एनालिसिस करेंगे जिसमें टेक्निकल और फंडामेंटल इन दोनों की एनालिसिस करी जाएगी। टेक्निकल्स में अच्छे पॉइंट्स क्या है, खराब पॉइंट्स क्या है, फंडामेंटल्स में अच्छे पॉइंट्स क्या है, खराब पॉइंट्स क्या है, इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे कि इस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए। और ये पूरा का पूरा लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो है, ये फिर कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है। तो आप अगर खुद इसमें ट्रेड करने वाले हैं तो पहली बात अपनी एनालिसिस करिएगा, आपको सही लगे देन उसके बाद ट्रेड करिएगा। और ट्रेड करने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लीजिएगा, देन उसके बाद ट्रेड करिएगा। बिकॉज ये वीडियो जो है प्योर लर्निंग पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। ओके, और ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में हो, तो ये एक आप डिस्क्लोजर भी समझ लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बट उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। इससे क्या होगा कि आपको नए वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, प्लस ये जो मैं डेली मार्केट के प्री मार्केट के वीडियोस बनाता हूं उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप होम पेज पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरे जितने भी बेसिकली जो है कि वेबिनार्स मैंने कर रखे हैं। तो उसमें मैंने एक टेक्नो फंडा का वेबिनार आपके लिए किया था। तो आप अगर चैनल के सर्च बॉक्स में आकर के टेक्नो फंडा, जिन लोगों को एनालिसिस नहीं आती तो उनको बता दूं, ये टेक्नो फंडा का वेबिनार मैंने आपके लिए किया था। ये पूरा का पूरा एक कोर्स है, समझ लो कि टेक्नो फंडा एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे मार्केट में किसी कंपनी की एनालिसिस करी जाती है। और भी बहुत से जो है कि आपके वीडियोस हैं, आप उसको भी देखिए। और जैसा कि मैं आप सबके लिए हमेशा से ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, जैसे आप देखिए मैंने आपके लिए 1 साल पहले सलासा टेक्नोलॉजी का वीडियो बनाया था। आई थिंक मुझे लगता है कि ये 2 गुना हो चुका है। ओके, तो ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप इसको जरूर देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करिएगा। ओके, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कंपनी के बारे में। और कंपनी का अब एनालिसिस करने से पहले हमें क्या करना चाहिए समझ लो। जब भी हम एनालिसिस करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में जानना चाहिए। कंपनी क्या है, कंपनी क्या करते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता कंपनी का बिजनेस क्या है, वो सिर्फ ट्रेड कर लेते हैं, किसी ने बोल दिया वो ट्रेड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पता करो कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, जैसे जाइडस वेलनेस अगर कंपनी का नाम है तो उसकी वेबसाइट पे जाओ। आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा कि ये जो कंपनी है बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये कंपनी जो है कि आपकी जो है काम कर रही है। और यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1988 में। और यहाँ पे देखो तो लीडिंग कंज्यूमर वेलनेस कंपनी है, तो इसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट। और यहाँ पे इंडिया और ग्लोबल फुटप्रिंट इनका है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे जान सकते हो। साथ ही साथ आप अगर नीचे आओगे तो इनके कुछ जर्नी दी हुई है, जहाँ पे जैसे कि इन्होंने शुगर फ्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, एवर यूथ का प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया। देन ऐसे इनके कुछ प्रोडक्ट आए हुए हैं। और अगर आप नीचे जाओगे तो इनके ब्रांड्स मिल जाएंगे। अब देखो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है रिटेल लोगों की। हम सब ये सोचते हैं कि यार अच्छी कोई टिप मिल जाए और हम उसमें इन्वेस्ट कर लें, हमारा पैसा बन जाए। जबकि ऐसा नहीं होता। हम अगर अपने पास पड़ोस में देखें, अपने घर में खुद देखें, तो वहां पे जितने प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, उनको भी हम देख करके अगर समझें और अंडरस्टैंड करें कि ये कंपनी कैसी है, तो आपको वहीं पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने पास पड़ोस की चीजों में होने वाले बेसिकली प्रोडक्ट्स को देखो, कंपनीज को देखो, वो कंपनी कौन बनाती है उसको देखो। बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो कंपनी मतलब वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बनाती है उसको आप देखो, ताकि अंडरस्टैंड हो सके। जैसे आप ग्लूकॉन डी गर्मी में पीने पानी बहुत ज्यादा पीते हो, शुगर फ्री कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, नाइसल अभी बेसिकली घमौरियां होती हैं हमारे यहाँ गर्मियों में, तो घमौरियों में हम नाइसल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। नाइसल इनका प्रोडक्ट है। कॉम्प्लेन हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। तो देखो अगर आपको पता है कि ये सब इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको कंपनी के बारे में जरूर जानना चाहिए। और आप अगर कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि वो कंपनी अच्छी है, समझ रहे हो ना। आप बेसिकली इस प्रोडक्ट्स को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, इसलिए आपको पता है। अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो कंपनी अच्छी होगी, कंपनी अच्छी होगी तो आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो ऐसे ही आपको टिप्स और एडवाइजरी मिलती है। बस आप अपने पास पड़ोस की चीजें, अपने घर में होने वाले इस्तेमाल होने वाली चीजों को देखो कि कौन सी कंपनी बनाती है और उसकी फिर एनालिसिस करो। देन उसके बाद आप उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक स्टार्ट थी। तो बेसिकली ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। और ये बेसिकली इनके काफी अच्छे खासे जो है कि बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं और हम इन सब प्रोडक्ट्स को डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ग्लूकॉन डी का तो मेरे यहाँ पे इस्तेमाल होता है बेसिकली।
नाइसिल का भी इस्तेमाल होता है और कॉम्प्लान वोम्प्लान हम सब पीते नहीं बेसिकली। और ये बाकी के प्रोडक्ट तो मैं नहीं इस्तेमाल करता, बट ये ग्लूकॉन-डी एंड जो है इसका नाइसिल का प्रोडक्ट हम सब इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए तो ये कंपनी के बारे में हमने जान लिया, और ज़्यादा डिटेल में जाना तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, बट कंपनी के बिजनेस को हमने समझ लिया। अब हम ये बिजनेस में दम कितना है, भाई देखो देखने को तो हो सकता है बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिजनेस में दम भी है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने चाहिए, जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो फंडामेंटल अगर मैं देखूं कंपनी का, तो टेक्नो फंडा वैसे मैं करने वाला हूं, तो सबसे पहले टेक्निकल देखना चाहिए, बट फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद टेक्निकल पे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो जस्ट अगर हम फंडामेंटल देखने की बात करें तो सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप देखते हैं। तो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है? नो, कंपनी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिड साइज की कंपनी है, तो यहाँ पे मिड कैप कंपनी है, तो अभी भी इसमें ग्रोथ के चांस है। शेयर प्राइस जो है अभी जो 4 जुलाई की क्लोजिंग है एनएससीपी, वहां पे 2098 की क्लोजिंग है। ओके, और अगर हम कंपनी का सबसे पहले तो हमने ये देख लिया। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत यहाँ पे एक और ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया था स्क्रीनर करके। ओके, तो स्क्रीनर करके मैंने एक वीडियो बनाया था, फिर उनको इसका पार्ट 2 नहीं बना पाया, इसमें मेरी भी गलती है। बट देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे जब मैंने आपको बेसिक्स ये मतलब पूरा समझा दिया कि इस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद मेरा यहाँ पे जो 7 घंटे का फंडामेंटल वाला वेबिनार है ना, आप उसको देख लो। फंडामेंटल वाला वेबिनार देख लो, इसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या देखते हैं। और प्लस अब यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ आप इसको याद रखो, तो इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा, इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, जो नए लोग हैं उनको पॉइंट नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किन किन चीजों को देखते हैं और कैसे देखते हैं। तो ये रूल पूरा लिख लीजिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप देखा जाता है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो आपकी मिड कैप कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ का चांस है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई क्या है, तो आरओई यहाँ पे 5% है। आरओई 5% अच्छा नहीं होता, कम से कम 15% होना चाहिए, बट चूंकि कंज्यूमर बिजनेस है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखेंगे तो इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा वहाँ पे आरओई कम होता है, तो उस मामले में देखें तो ठीक है। वैसे जनरल पर्पस जो हमारा रूल है वो 15% के ऊपर आरओई होना चाहिए, लेकिन इस केस में चूंकि कंपनी कंज्यूमर बिजनेस में है, और अगर हम इनके पीयर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो आप, इनके पी में जो आरओई है, यहाँ पे बेसिकली आरओई कहाँ गया, आरओसी यहाँ पे है, तो आरओई आई थिंक मैंने यहाँ पे, सो वरुण बेवरेजेस आई थिंक इन्होंने गलत तरीके से इसको एडजस्ट कर रखा है, नहीं इसको हम यहाँ पे नहीं अंडरस्टैंड कर, इसके पीयर कंपैरिजन हम इस तरह से नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिकली अगर मैं देखूं यहाँ पे, सो 5.36 का ओके है, बहुत ज्यादा भी दिक्कत नहीं है। आरओसी देखें तो ये भी 5.37% का है, तो आरओसीई आरओई से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे है। डेट टू इक्विटी देखते हैं, तो डेट टू इक्विटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे तो 0.06 है, मतलब कि कंपनी के पास बहुत ही कम कर्जा है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, तो कंपनी की बुक वैल्यू यहाँ पे 842 है, और अगर हम मार्केट कैप को देखें तो 8 जा मतलब 2.5x के बुक वैल्यू पे चल रही है, तो मतलब प्राइस टू बुक देखें तो 2.5 है, तो ये भी सही है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, ये बात याद करते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं पीई यानी प्राइस टू अर्निंग और इंडस्ट्री पी, तो यहाँ पे देखें तो स्टॉक का जो पी है वो 47 का है, और जो इंडस्ट्री का पी है वो 40 का है, तो इस मामले में भी देखा जाए तो स्टॉक बहुत महंगा नहीं है, ये बात आप याद करिए। हालांकि इंडस्ट्री पी जो है कि ज़्यादा होना चाहिए और स्टॉक का पी कम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग करने वाले हैं तो ट्रेडिंग के लिए ये सब चीज़ें चलती हैं, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब वैल्यूएशन रीजनेबल है, ठीक ठाक है, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे नहीं है। ओके फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं नीचे क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर्स में आ जाएंगे। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो अगर हम देखें पिछले साल का जो क्वार्टर था 713 करोड़ की सेल्स थी, यहाँ पे 783 यानी 783 करोड़ की सेल्स है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप हुआ है। देन उसके बाद अगर हम इसके एबिडा को देखें तो 145 से 162, तो यहाँ पे एबिडा भी इनका जंप हुआ है, और ओपीएम देखें तो ओपीएम भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। और अगर लेटेस्ट क्वार्टर से देखें तो लेटेस्ट क्वार्टर पे हमारा अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इनके अगर हम इस क्वार्टर को देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर हमेशा इनका, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर हमेशा इनका डल रहता है, तो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर जो होता है वो हमेशा इनका डल रहता है, और जो बाकी के क्वार्टर होते हैं इनके अच्छे रहते हैं, तो आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो कभी कभी हमें कंपनी के हिसाब से भी देखना पड़ता है, सिर्फ अपने रूल के देखेंगे, अपने रूल्स के हिसाब से देखेंगे तो वो चीजें समझ में नहीं आएगी। तो अगर हम कंपनी के हिसाब से देखें तो वो सही है, इनकी जो एबिडा थी मतलब एबिडा और ओपीएम था वो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। हाँ, ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए, बट दैट इज ओके, मतलब एटलीस्ट सस्टेनेबल है, तो ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं पैट, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो वहां पे भी ग्रोथ है,
पिछले क्वार्टर में इनका बहुत ही कम प्रॉफिट था, बेसिकली जीरो था यहाँ पे, बट इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो ऐसे बिजनेस जो क्वार्टरली बेसिस पे साइक्लिकल होते हैं वहां पे हमें ईयरली बेसिस पे देखना चाहिए और ईयरली बेसिस पे ग्रोथ दिखनी चाहिए। तो अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे सेल्स बढ़ी हुई है, एबिडा भी आपका बढ़ा हुआ है, नहीं एबिडा घटा हुआ है सॉरी, तो एबिडा आपका घटा हुआ, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आ गया है। देखो मैं नेगेटिव भी डिस्कस करूंगा, पॉजिटिव भी डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद हम समझेंगे कि क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूं तो आपको सिर्फ अच्छी चीजें बता करके भाग जाऊंगा ताकि आप मुझे खोजते हुए मिलो, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ तो मैं आपको सही चीजें भी देखना बताऊंगा, गलत चीजें भी देखना बताऊंगा, ताकि आप अपना दिमाग लगा करके समझ सकें, और अगर नहीं काम कर रहा है तो मैं भी बताऊंगा कि कैसे इन सब चीजों को करना चाहिए। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एबिटा, मतलब इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ी सी महंगी है, बट हम क्या करते हैं, सेल्स अगर बढ़ रही है तो ओके है, इसको हम जो है कि देख सकते हैं। लेकिन अब अगर हम देखें यहाँ पे तो इनका वही क्वार्टर आने वाला है जहां पे इनकी ग्रोथ नहीं होती। देखो अब लॉजिक लगाओ, इनके हमेशा सेकंड और थर्ड क्वार्टर में ग्रोथ नहीं होती, तो अब सेकंड और थर्ड क्वार्टर ही आने वाला है, लेकिन अभी जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आना है वो बाकी है, तो हो सकता है उसके बेस पे कंपनी में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो उस बेस पे हम एक बार यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड लेकर के चल सकते हैं। ओके, तो चलो अब यहाँ पे अगर हम देखें इनका कंपनी का डेट, तो कंपनी का डेट अभी बहुत ज्यादा नहीं है, कंपनी ने थोड़ी सी डेट जो है कि यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा रीपेमेंट करी है, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है कि कंपनी की अगर यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसे पता चलता है कि कंपनी अच्छी है या फिर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो यहाँ पे इनका जो है कि एबिडा कम हुआ, एबिडा कम होने के साथ साथ यहाँ पे देखो इन्होंने अपना खर्चा भी घटा दिया। तो बेसिकली ये जो कभी इंटरेस्ट 140 करोड़ का देते थे, आज ये सिर्फ 24 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब 100 करोड़ का इंटरेस्ट इनका बच रहा है। ओके, तो ये एक तरीके से इनके लिए पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है, तो ये अपने डेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा बढ़ गया है, बट दैट इज ओके। और यहाँ पे अगर हम पैट को देखा तो पैट घटा हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव बात है, बट चूंकि ईपीएस 41 का है तो चलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ओके, डिविडेंड भी पे आउट काफी अच्छा है, तो 12% का डिविडेंड पे आउट है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, तो हमने पहले ही देखा है कि कर्जा बहुत ही कम है, तो 329 करोड़ का कर्जा है, इनके पास पैसा पड़ा हुआ है 5294 करोड़, 5294 करोड़, तो बहुत ही अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे है, अच्छा इनके पास कैश है, तो ये कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, इनके पास एक कैपेसिटी है, पोटेंशियल है करने का। ओके, यहां तक हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं दिख रहा है, कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं, कुछ पॉइंट खराब है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम और भी चीजें देखेंगे। तो अगर हम इन्वेस्टर्स में चलें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन पोजीशंस बढ़ा रहा है, कौन पोजीशंस घटा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इनके प्रमोटर्स हैं, इनकी होल्डिंग जो है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो आप अगर देखेंगे 64% की होल्डिंग थी, 65 हुई, 66 हुई, 67 हुई, 68, 69, प्रमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ रही है लगातार 2 साल से। तो ये क्या बता रहा है भैया, ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है, बिकॉज जहां इस मार्केट में प्रमोटर्स अपने शेयर सेल कर रहे हैं, उस मार्केट में ये लोग अपना प्रमोटर्स लोग अपने ही स्टॉक के शेयर्स बाई कर रहे हैं, मतलब कंपनी के बाइज कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, और इसको हम एक तरीके से पॉजिटिव साइन की तरफ से देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ उनका प्लान जरूर होगा, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज उनको अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस है, दिस इज वाई दे आर डूइंग दिस। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है। तो अब देखो, हमने जो ऊपर देखा था, ये सेल्स देखा था, प्रॉफिट देखा था, कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें नेगेटिव थी, उन सब का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे मिल गया, जो कि वैलिड करने को है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे ही चीजें निकल के आती हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे डीआईएस और एफआईएस को, तो एफआईएस जो है कि वो थोड़ी सी पोजीशंस घटा रहे हैं, बट या बढ़ा भी रहे हैं, न्यूट्रल भी है, मतलब न्यूट्रल है, हम इसको न्यूट्रल कहेंगे। और डीआईएस पोजीशन थोड़ी सी कम कर रहे हैं। पब्लिक के पास बहुत कम माल पड़ा है, क्योंकि पब्लिक ऐसी चीजें लेना पसंद नहीं करती, पब्लिक को तो वोडाफोन और आइडिया लेना पसंद है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरीके से हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ प्रमोटर्स अपने शेयर्स खरीद रहा है, दैट मीन्स ओके। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत कूद पड़ोगे, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, मैं कोई लालच नहीं दे रहा हूं कि आप इसको जाकर के खरीदो। ओके, मेरे कहने पे मत खरीद लेना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सिंपली। अब हम चलते हैं टेक्निकल, हमने देखे तो फंडामेंटल में क्या मिला, फंडामेंटल में बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, बट अगर देखें तो प्रमोटर के बेस पे हम चल सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है। और क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो हो सकता है वहां पे भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं सिंपली यहाँ पे। अब टेक्निकल बेसिस देख लें, तो टेक्निकल बेसिस पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी का मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए, ट्रेंड बेयरिश नहीं होना चाहिए। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखेंगे
सो मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, बिकॉज ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, यानी शेयर प्राइस सस्टेन कर रही है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो ये पहला वैलिड पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट, अब मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो वो लॉन्ग टर्म में है कि शॉर्ट टर्म में है? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में बुलिश है और शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है। तो शॉर्ट टर्म में भी आपका स्टॉक बुलिश है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये भी एक अच्छा साइन निकल के आ रहा है। इसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है कि सितंबर 2021 में हाई बनाने के बाद कंटिन्यू नीचे गया, और वो नीचे गया कहां तक? फरवरी 2022 तक, और हमने देखा है कि यहीं से प्रमोटर्स खरीदना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे नीचे गया है और इसके बाद वो लो बना करके फिर कंटिन्यू उसी एरिया में कंसोलिडेट करता रहा, एंड कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, बट वो सस्टेनेबल नहीं हुआ, नीचे आ गया, एंड देन उसके बाद अभी एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ और एक अच्छे बुलिश पैटर्न की कैंडल के साथ ब्रेकआउट आपका दे चुका है। तो वीकली चार्ट में कम से कम 2 साल के रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, और एक टाइट और छोटी मतलब टाइट कंसोलिडेशन है, ये एक अच्छी बात निकल के आ रही है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको समझ में आने चाहिए और आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए। इसके साथ साथ अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो मैं पहले बात तो इसको फिर से प्लॉट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो स्टॉक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे ये हायर हाई के स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए आपका यहाँ पे लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो बनाया, ऊपर गया, लो बनाया, ऊपर गया, लो बनाया, ऊपर गया। तो हायर हाई के स्ट्रक्चर बना करके ऊपर जा रहा है, और यहाँ शॉर्ट टर्म में देखा तो यहाँ पे भी हायर हाई के स्ट्रक्चर बना करके स्टॉक ऊपर जा रहा है, और जब जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तब तब आपकी वॉल्यूम्स देखो, एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स का बिल्टअप हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है जो इसको बाई कर रहा है, यानी इसको एक्वायर कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक बुलिश है, ब्रेकआउट दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक बुलिश है, ब्रेकआउट दे रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक बुलिश है और ट्रेंड इसका बुलिश है। वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट है अच्छा खासा। सो इसका मतलब है कि टेक्निकली ये जो स्टॉक है काफी अच्छा फिट बैठ रहा है। अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, इसको चलिए समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तो ऐसे स्टॉक को जो हम ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले कंफर्मेशन लेना चाहिए कि कंफर्मेशन है क्या। तो देखो ये वीकली कैंडल है, तो हम कल फ्राइडे का दिन है, तो कल एक दिन का और वेट कर लेंगे। वैसे भी ये वीडियो आज रात को अपलोड होगा या तो फिर कल अपलोड होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो फ्राइडे की क्लोजिंग आप देख लीजिएगा। जो फ्राइडे की क्लोजिंग होगी, जो कि आपकी 5 जुलाई की होगी, 5 जुलाई की होगी, वो इसके ऊपर ही होनी चाहिए, जो कि लेवल है 1970 का, 1970 के ही ऊपर होनी चाहिए। और बुलिश कैंडल बनी जाए तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि बन जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम अच्छी खासी है। तो कल अगर ऐसा क्लोज हो जाता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा किस बात का, कि ये स्टॉक अब बुलिश हो चुका है और ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आकर के पुल बैक में नीचे गया है। जो वीक सेलर थे उनको निकाल दिया है, और वीक सेलर को निकालने के बाद फिर से ये एक अच्छे खासे बुलिश पैटर्न में ऊपर जा रहा है। तो ये एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर कल भी ये बुलिश रहा और वीकली क्लोजिंग ऊपर ही हो गई तब। अब ये सब कंफर्मेशन मिल गया तो ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखो ट्रेड यहाँ पे क्या कैसे करना चाहिए। अब ये जो मैं ट्रेड करने के लिए बता रहा हूँ, ये जो लेवल्स दे रहा हूँ, ये मैं कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, मैं फिर से याद दिला दूं। मैं लेवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा पैटर्न जब आपको दिखेगा तो किस तरह से ट्रेड करते हैं, कहाँ पे बाई करते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहाँ पे टारगेट रखना चाहिए, मैं वो चीज सिखा रहा हूँ, मैं कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो जब भी ऐसा कोई पैटर्न दिखता है तो जनरली हम ब्रेकआउट होने के बाद 50% क्वांटिटी वहां पे परचेस कर लेते हैं। तो 50% क्वांटिटी आपकी 20,091-90 के आसपास हो जाएगी, और अगेन 50% क्वांटिटी हम परचेस करते हैं जब नीचे पुलबैक के पास आता है दोबारा, तब तो जो कि 1940 के आसपास रहेगी तब। बट इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। वैसे जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ वो तो लॉजिक उसका है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो इसमें मैं कैसे ट्रेड करने पर मतलब आप करिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो ये चीज नोट करिए। आप इसको अभी बाई मत करिए, ओके, आप इसको बाई करिए अगर ये आपको 1970 के आसपास मिल जाए तब। तो 1970 के आसपास अगर मिल जाए तो आप वहां पे 50% क्वांटिटी अपनी ऐड करिएगा। देन उसके बाद अगर उसमें प्रॉफिट हो जाए तो आप एक बार शॉर्ट टर्म का टारगेट जो कि 2480 या 2500 निकल के आ रहा है उस पर आप बुक कर लीजिएगा। देन उसके ऊपर निकलेगा तो फिर और ऊपर जाएगा तो फिर आप फर्दर देख सकते हो, बट एक बार शॉर्ट टर्म के ट्रेडर यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग क्या होगी, अगर ऊपर नहीं गया तब क्या करेंगे। तो देखो मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी और मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, बिकॉज मार्केट अभी वॉलेटाइल फेस में है, और अभी भी जो बजट है वो बजट देखेगा मार्केट। तो इस मार्केट की सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, बिकॉज आपको ये सब चीजें देखनी चाहिए जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तब।
ओके, तो अब अगर हम इस सिनेरियो को देखें कि क्या हो सकता है, तो हम वर्स्ट केस में भी जाएंगे। तो देखो क्या हो सकता है, सिंपली हम यहाँ पे पहली बात तो बाई करेंगे। उसके बाद अगर ये स्टॉक हमें मिल जाए 1670 के आसपास, यानी 1600-1700 के आसपास मिल जाएगा, तो अगेन हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी अपनी ऐड कर लेंगे। हमारा फाइनल जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1440 का। अब आप बोलोगे सर जी ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आप दे रहे हो। यस, बिकॉज मार्केट की कंडीशन ऐसी है, तो इसलिए मैं ये सब बफर करके दे रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना महसूस हो। वैसे भी ये बहुत बड़ा बड़ा लॉस नहीं है, जब मैं टारगेट आपको बताऊंगा तो वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो कैसे करना है, अगर ये स्टॉक आपको मिल जाए 1600 मतलब लेट से यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे लेट से 1900 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिल जाए तो आप बाई कर लीजिएगा। अगला जो आप बाइंग करोगे वो 1600 के आसपास होगा, 1600 मतलब 1600-1700 के बीच में होगा, और आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा ये स्विंग लो जो कि 1440 का हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉक हो सकता है आपका टाइम पास करे, फिर इसके बाद फिर से ब्रेकआउट दे तो फिर से ऊपर चला जाएगा। बिकॉज इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश हो चुका है, तो थोड़ा सा हो सकता है जो रिटेल पब्लिक है उसको डराने के लिए नीचे आए, स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आए, तो वहां पे भी आपको एक्वायर करना है, ये भी याद रखिए। बिकॉज ये सब चीजें बुलिश हो चुकी हैं, टेक्निकली भी स्टॉक बुलिश है, और हमने देखा कि प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका प्लानिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम यहाँ पे एक बार 1900 के आसपास मिलेगा तो हम बाई कर लेंगे 50% क्वांटिटी, और अगेन यहाँ पे अगर नीचे मिला 1650 के आसपास या फिर 1600 के आसपास तो हम अगेन बाई करेंगे। 1440 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब टारगेट इसमें कैसे लेके चलेंगे, तो देखो पहला टारगेट हमारा यही हो जाएगा जो कि है 2500 का, सीधे सीधे 2500 ले लो। एंड इसमें सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 3000 का, बिकॉज हम बड़ा जब बड़ा ले रहे हैं तो हम टारगेट भी बड़ा लेंगे। अगर हम एसएल बड़ा कर रहे हैं तो हमारा टारगेट भी बड़ा होगा। तो अब जरा हम देख लेते हैं कि हमारा क्या होगा। तो हमारा लेट से एवरेज यहाँ पे निकल के आएगा, सो 20% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो हमारा टारगेट जो रहेगा वो लगभग 60% का हमारा टारगेट रहेगा इस स्टॉक में। अब इन चीजों को कंप्लीट होने में टाइम कितना लग सकता है, तो देखो इस पूरे टाइम फ्रेम, इस पूरे प्रोसेस को यानी स्टॉप लॉस और टारगेट में आपका 1 से 2 साल लग सकता है। तो अगर आपके पास इतना टाइम है होल्ड करने का तो ही आप इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज आप स्टॉक से दूर रहिए, ये मैं आपको पहले बता दूं। हम क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं, एक पैटर्न दिख रहा है, उसमें कैसे ट्रेड करते हैं, उसके बेस में टाइम फ्रेम क्या होता है, कैसे हमें होल्ड करना चाहिए, इन सब बातें के डिस्कस कर रहा हूं। मैं कोई यहाँ पे टिप नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक सही जगह पे है, लाइव केस बन रहा है, इसलिए मैं इस स्टॉक को ले रहा हूं, ये बात आप याद रखिए। तो इस प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 1 से 2 साल का हमारा इसमें नजरिया होगा, 60% का टारगेट और 20% का स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, आपको कंपनी में भरोसा है, तो आप जरूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, तो आपको वोलेटिलिटी हैंडल करनी पड़ेगी। दिस इज वाई मैं ये सब चीजें दे रहा हूँ, ये लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि यही सही तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। ओके, अब रही बात इसके आगे की, तो इसके आगे एक अपडेट आपको दे दूं कि मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। आप अगर ये सब चीजें सीखना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो मेरी पूरी क्लासेस चलती हैं, 1 से 1.5 महीने की क्लास होती है। फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 अगस्त को चालू होगी। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, होम पेज पे पूरा डिटेल मैंने इसमें दे रखा है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आप अगर वैसे भी मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे यहाँ पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी अपडेट आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, या फिर मार्केट के बारे में कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो डेली मार्केट यहाँ पे आपको मिलती है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती है लाइव मार्केट में, और लिंक उसकी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ये एनालिसिस जाइडस वेलनेस के लिए। और इसके अलावा और भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आपको किस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करनी है आप मुझे पूछ सकते हो, आप यहाँ पे मैसेज करके आंसर कर सकते, मतलब आंसर अपने ले सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।